हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। और इसमें हम इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 1। तो इसमें हम जनरली सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस और कंसंट्रेशन टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। मतलब सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिनकी कॉम्पोजिशन कम या ज़्यादा कुछ लिमिट्स में हो सकती है। अब होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। A mixture whose composition is uniform throughout the mixture, मतलब जिसकी composition पूरे मिक्सचर में एक जैसी होती है, ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज। और होमोजीनियस मिक्सचर की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही फेज है, क्योंकि ये सारी जगह एक जैसा होता है। तो ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं सॉल्यूशन कितने पार्ट्स से बना होता है। Every solution is made up of two component, that is solute and solvent। मतलब कि हर सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट से बनेगा। अब सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, आइए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सोलवेंट। Solvent is that component of the solution which is present in larger amount and in which solute is dissolved। मतलब सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, उसे हम सोलवेंट कहते हैं। ठीक है। सेकंड सोल्यूट देखते हैं। सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। और सोल्यूट वो है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इज डिसॉल्व्ड इन सोलवेंट, और इसको हम सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। अगर हम पानी में चीनी या नमक घोल दें तो इसमें से जो पानी है वो तो हो जाएगा हमारा सोलवेंट, और जो हमारी शुगर या साल्ट है वो क्या है, हमारे सोल्यूट, क्योंकि हम वो कम अमाउंट में डालते हैं। तो बहुत इजी है, आई थिंक इजीली समझ में आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस। तो बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मीन्स दो। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सोल्यूट और एक सोलवेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली वन सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सोलवेंट। भाई एक सोल्यूट एक ही सोलवेंट में डिसॉल्व है, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक और लाइन से क्लियर हो जाएगी बात। मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट। और इस चैप्टर में हमें ऐसे ही बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही स्टडी करना है। सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सोलवेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और अगर हम सोलवेंट को लेंगे वाटर, तो ऐसे सॉल्यूशंस का हम नाम रखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और जिनमें वाटर को एज ए सोलवेंट नहीं यूज करते उन्हें कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के जो सोलवेंट होते हैं वो कौन हो सकते हैं, दे कैन बी बेंजीन, ईथर्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनमें से कोई भी जो है सोलवेंट वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब सोल्यूट और सोलवेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड। तो जिस तरह का सोलवेंट होगा वैसा ही हमारा सॉल्यूशन बनेगा। देखिए जैसे कि हम शुरुआत करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की, तो क्योंकि हमने सॉल्यूशन गैसियस लिए हैं तो इसका मतलब सोलवेंट हमारा क्या होगा, गैसियस होगा। आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूट ले लेते हैं गैस, सोलवेंट तो हमारा गैस ही रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास एयर, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आपस में मिक्स होती हैं, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो ये गैस इन गैस का एग्जांपल हो गया। सेकंड है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है ह्यूमिडिटी इन एयर एंड क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारे हो गए लिक्विड इन गैस। थर्ड है सॉलिड इन गैस। तो अब अगर हम सॉलिड इन गैस की बात करें तो आयोडीन वेपर इन एयर,
कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है और आसान है, डस्ट पार्टिकल इन एयर। जैसे कि हम जानते हैं धूल मिट्टी की आंधियां जब उड़ती हैं तो क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में चले जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल सॉलिड है और एयर में है, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। तो ये हो गए हमारे गैसियस सॉल्यूशन। इनमें सोलवेंट गैसियस है, जैसा सोलवेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। सेकंड हम शुरुआत करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो इसमें हम सोलवेंट लिक्विड लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑक्सीजन इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं आपने देखा होगा, जब भी हम उनका ढक्कन खोलते हैं तो उनमें से गैस बाहर निकलती है, मतलब हमने गैस को कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिजोल्व किया हुआ है। और पानी में ऑक्सीजन तो घुली होती है, जिसकी वजह से जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड भी हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि मेथेनॉल और एथेनॉल इन वाटर। मतलब कोई भी जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड इन लिक्विड होगा। ठीक है, और थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। ये सबसे ज्यादा हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, या कोई और चीज ग्लूकोन डी अगर हम पानी में डाल दें, तो ये सब कैसे सोल्यूशन बनेंगे, सॉलिड इन लिक्विड। तो क्योंकि इनमें सभी में लिक्विड इज सॉल्वेंट, तो ये हमारे हो गए लिक्विड सॉल्यूशंस। थर्ड हम शुरू देखते हैं अब हम सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें हम सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड लेंगे। तो सबसे पहले गैस इन सॉलिड का एग्जांपल देखते हैं, डिजोल्व्ड गैसेस इन मिनरल। मिनरल्स होते हैं जो भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं मिनरल्स, उनमें कुछ गैसेस मिक्स रहती हैं, तो वो हो गए हमारे डिजोल्व्ड गैसेस इन मिनरल। दूसरा है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये एग्जांपल याद रख लेंगे, इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है हमारे पास। सेकेंड है लिक्विड इन सॉलिड। अगर हम सॉलिड में लिक्विड ऐड करते हैं तो जैसे कि हाइड्रेटेड साल्ट या अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। मरकरी आपको पता है एकमात्र लिक्विड मेटल है जो आप नेचर में पाते हैं। एक्सेप्शन है, सारी मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं जनरली, लेकिन सिर्फ मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसके अंदर अगर हम सोडियम डिजोल्व कर दे तो वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल बन गया। और हाइड्रेटेड साल्ट्स क्या होते हैं, आप लोगों ने इस तरह के फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे कि देखिए CuSO4 डॉट 5H2O। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ लगे हुए हैं, तो वो जो वाटर है वो इस कॉपर सल्फेट सॉलिड के साथ अटैच्ड है, तो इस तरह के साल्ट्स को हम कहते हैं क्या, हाइड्रेटेड साल्ट्स। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, वो सारे के सारे हाइड्रेटेड साल्ट्स में आ जाएंगे। और लास्ट में हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड, और इसके एग्जांपल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। एलॉयज, जितने भी एलॉय हैं जैसे कि ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज या 22 कैरेट गोल्ड, इन सब को हम आपस में क्या करते हैं, दो मेटल्स को आपस में मिक्स करके बनाते हैं, या मेटल के अंदर नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं। और इसका एग्जांपल मेटल में नॉन मेटल मिक्स करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टील। आपने सुना होगा स्टील किससे बनती है, आयरन प्लस कार्बन को मिक्स करके। कार्बन इसमें 1 से 2% ही होता है, उससे कमी होती है कंसेंट्रेशन कार्बन की। अगर हम आयरन जो कि मेटल है उसमें कार्बन जो कि नॉन मेटल है मिक्स कर देते हैं तो ये स्टील बन जाता है। ये भी एक क्या है, एलोय ही है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के। तो आई थिंक आप सबको सब कुछ समझ आ गए होंगे, आसान है, इनको आपने याद कर लेना। कोई भी एग्जांपल 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आइए आगे हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है वो हम कैसे बताते हैं, उसकी कंसंट्रेशन से। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला मेथड, दैट इज मास परसेंटेज, जिसके साथ लिखा हुआ है W/W। मतलब कि हम सोल्यूट का भी वेट लेंगे और सोलवेंट मतलब सोल्यूशन का भी वेट लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। भाई सोल्यूट का कितना मास ग्राम्स में किस में प्रेजेंट है, इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो उसकी मास परसेंटेज हो जाएगी। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सोल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। देखिए इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब
100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। ये जो 10% दिया हुआ है ये बता रहा है भी कितने ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है। तो 10% का मतलब होगा 10 ग्राम ग्लूकोज डाला है हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई 25% ग्राम की बजाय मैं अगर कहीं कहता है 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाई मास है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? आपको समझ में आ गया इसका मतलब? 25 ग्राम ग्लूकोज जो है वो किस में डाली गई है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में डाली गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कोई भी अगर परसेंटेज दी हुई है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इस चीज का जो यूज है। दिस कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। जो फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इस तरह की कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, commercial bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water। जो ब्लीचिंग सोल्यूशन हमें मार्केट में मिलता है वो कितना होता है? 3.62 मास परसेंट, मतलब 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व करके दिया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग सोल्यूशन जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, बहुत से काम आता है। आजकल कोरोना के केस में सैनिटाइजेशन के लिए इसी सोल्यूशन का यूज किया जाता है, लेकिन वो होता है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या 1% ब्लीचिंग सोल्यूशन होता है। और लेकिन मार्केट में हमें मिलता है 3.62%। इसको फिर हमें डाइल्यूट करना पड़ता है, पानी ऐड करके हम इसे डाइल्यूट करके 1% बना लेते हैं। आइए आगे चलते हैं। सेकंड है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V, मतलब कि इसमें हम सोल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही लेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब या ml किसी में भी ले सकते हैं। जनरली हम ml यूज करते हैं, अगर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तब भी सेम ही डेफिनेशन है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। द वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब और ml प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कि 100 ml में कितना सोल्यूट, कितने ml सोल्यूट डिजोल्व है, वो उसकी वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। डेफिनेशन सेम ही हो जाएगी, तो फॉर्मूला भी मिलता जुलता ही है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हमें दिया हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम, इसका अगर लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बाई वॉल्यूम मेंशन होगा आपको कि भाई बाई वॉल्यूम कहा हुआ है। ठीक है, तभी आपको पता लगेगा। अगर 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास लिख देते तो इसका मतलब यही होता है 10 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर हमें दिया रहेगा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम होगा V बाय V हमें लेना है। सेकेंड हम देखते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट, जिसमें दोनों लिक्विड हैं, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी, तो वहां पर इस कंसंट्रेशन का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 35% V बाय V, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का 35% जो सोल्यूशन है इसका यूज करते हैं एज एंटी फ्रीज, मतलब जमने से बचाने के लिए। कहाँ पे यूज करते हैं? इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। तो एक्चुअली जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहाड़ों पर, तो जहाँ टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, तो ऐसी जगहों पर जो कार के अंदर हम पानी यूज करते हैं वो भी फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा बहुत कम टेम्परेचर की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन को बचाने के लिए हम इंजन्स में या पानी के अंदर 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। ये एंटी फ्रीज का काम करता है, जमने से बचाता है पानी को, किसमें? कार वगैरह में, और इंजन को कूल करने का भी काम करता है। तो इसका क्या करता है ये देखिए। At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin और -17.6 डिग्री सेल्सियस। जनरली आपको पता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये एंटी फ्रीज डालने की वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वो आसानी से जमता नहीं है। तो इस वजह से हम एंटी फ्रीज डालकर कार को चलने लायक बना सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
इट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दिस इज डब्ल्यू बाय वी। मतलब कि अब हमें क्या लेना है, सोल्यूट का तो वेट लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, तो दोनों चीजें मिक्स हो गई इसमें। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। मतलब हमने पहले वाली दोनों टर्म्स को मिला करके ये तीसरी डेफिनेशन बना दी, और फॉर्मूला सिंपल है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज of component, mass of the component in solution divided by total volume of the solution in ml into 100। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ आएंगी, जब एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ आने लग जाएंगी, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ओके, उससे पहले एक न्यूमेरिकल है, ये इन टेक्स्ट 2.1, मतलब कि जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं, बहुत आसान है। तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है दोनों की। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ 22 ग्राम और मास ऑफ CCl4 दिया हुआ 122 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 144 ग्राम। अब हमें किसका निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ, अगर हम बेंजीन का निकालते हैं तो फॉर्मूला बन गया मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं 22 बाई 144, तो ये आ गया हमारा 15.28%। तो एक का निकल गया, आप दूसरे का फिर इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि दो ही कंपोनेंट है और टोटल 100 में से निकालना है, तो हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे का आंसर आ जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 15.28, 84.72%। तो बहुत आसान है, दोबारा कैलकुलेशन करने के बजाय हम डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये निकल गया हमारा दोनों का आंसर, तो बहुत आसान है, आई थिंक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कि अब हमें देखिए, सोल्यूट का तो वेट लेना है ग्राम्स में ही, लेकिन सॉल्यूशन का अब हमें कितने में लेना है, 100 ml में नहीं लेना, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन लेना है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स पर लीटर और GL-1। तो फॉर्मूला क्या बना, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हमें लीटर में ही दिया फिर तो हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया, ml में दिया, फिर हमें इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ सकता है। बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना ही याद रख लेंगे, डेफिनेशन और फॉर्मूला सफिशिएंट है। आगे जो डेफिनेशन आएंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझना है आप। नेक्स्ट है हमारी मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी M, कैपिटल M से डिनोट करेंगे इसे। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब हम ग्राम्स में या वेट की बात नहीं कर रहे, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। इसको कैसे निकालते हैं वो भी अभी बताएंगे। इट इज डिनोटेड बाय M, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये तो फॉर्मूला बन गया, डेफिनेशन ही है एक तरीके से अगर आप देखेंगे। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को N से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेट, W, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि हमें लीटर में ना देखे ml में या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है अगर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। तो N की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह हमने पुट कर दिया ये वाला फॉर्मूला, और ये बन गया हमारा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की बजाय हमने V सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला बना वो ये बन गया। इसको अच्छे से आपने याद कर लेना है, किसी भी न्यूमेरिकल में जहां आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है यही फॉर्मूला आपने लगाना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हमें कहता है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि 0.25 मोल्स पर लीटर दिया हुआ है, या सिंपल ऐसे लिख देते हैं 0.25 M लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके अंदर सोल्यूशन ऑफ NaOH है, तो इसका मतलब NaOH के 0.25 मोल प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ध्यान से पढ़ो इसको,
For example, 0.25 mole per liter or 0.25 m solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने सुना होगा, जैसे 1 मोल आप जानते होंगे क्या होता है, उसका मोलर मास 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 having 4.9 ग्राम ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमें इसकी मोलरिटी निकाल के देखनी है। आइए फाइंड आउट करते हैं। दिया क्या है हमें, सबसे पहले W दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूट 4.9 ग्राम। दूसरा है मोलर मास ऑफ H2SO4, हम निकाल लेंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप जरूर निकाल लिया करें। जो भी सोल्यूट है उसका मोलर मास हम चेक कर लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए इसका फाइंड आउट कर लिया, हमें कितना आया 98 ग्राम पर मोल। या सिर्फ 98 भी लिख देंगे तो भी आसानी से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम, हमें दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 4.9 बाई 98 इंटू 1000 बाई 500, और ये आंसर आ गया हमारा 0.1 मोल पर लीटर, या सिंपली हम लिख सकते हैं 0.1 एम, कैपिटल एम जो डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, आप करके देखना है इसको एक बार, इजीली समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखो, उसके अंदर वैल्यू पुट करो, हमें सब कुछ दिया होगा, और नहीं दिया हो तो फिर पहचानना पड़ेगा, कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आपने खुद अपने आप करके देखना है। ये एग्जाम्पल भी है, सॉल्व दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वहां से भी आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इनसे रिलेटेड एक अलग से वीडियो, जितने भी एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उनकी मैं अलग से बना दूंगा एक। तो ये एक और क्वेश्चन है 2.3, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपने पहले वाला तो आसान है, इसमें आप कर लोगे, लेकिन सेकंड वाले में एक आपको हिंट की जरूरत पड़ेगी। भाई 0.5 मोलर H2SO4, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 का क्या मतलब है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 मीन्स, जैसे कि आपको पता है 0.5 m H2SO4 का मतलब हो गया भाई 1000 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 कंटेन 0.5 मोल। ठीक है, इससे हमें पता लगा, क्योंकि m दिया हुआ है ना, तो m का मतलब इतने मोल 1000 ml में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो मोलैरिटी की डेफिनेशन ही है। तो 30 ml में कितने प्रेजेंट है वो हम निकाल लेंगे। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर कंटेन्स दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब 0.5 बाई 1000 इनटू 30, ये आ गया 0.015 मोल। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 500 ml। अब सिर्फ और सिर्फ हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। तो m बराबर है n इंटू 1000 बाय v, ये वाला फॉर्मूला भी अगर हम लगा देंगे तो हमारी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये आप अपने आप करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा जो, उसमें इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। वैसे अपने आप समझ आ गया है तो आप जरूर अपने आप कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलैलिटी। ध्यान रखना है, पहले मोलैरिटी थी, अब मोलैलिटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। बस यही फर्क है कि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बस पहले हमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिया था, अब 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट लेना है, नॉट सोल्यूशन, यहाँ पे सोलवेंट है, ध्यान रखना है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, फॉर्मूला भी मिलता जुलता ही है। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या और डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको अगर हमें वेट जो है किलोग्राम में ना कि ग्राम में दिया हुआ है, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का तो आपको पता ही है, फॉर्मूला पहले भी हमने यूज किया था। तो अगर W ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन B ग्राम ऑफ द सोलवेंट, B वेट ले लिया हमने, ठीक है, देन तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ये फाइनल फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1000 बाई B। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। आइए इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर हमें कोई कहता है 1 मोल पर केजी या 1 m सॉल्यूशन ऑफ KCl दिया है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, नॉट इन सॉल्यूशन, इट इज इन सोलवेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में हमने 1 मोल ऑफ KCl डिसॉल्व किया है। एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट
जिसका वेट है 106 ग्राम। इन 1.325 ग्राम ऑफ इट डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब हमें इतना सोलवेंट डिजोल्व किया हुआ है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, इसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है। और मोलर मास हमें जो दे है सोडियम कार्बोनेट का वो दे दिया है। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करना है हमें, और हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 मोल पर किलोग्राम और 0.05 एम। आई थिंक समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। और ये अगले जो क्वेश्चन है ये आपने अपने आप करके देख लेने हैं दोनों, ठीक है। तो ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। मतलब कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कि भाई एक सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है। तो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आगे समझ में आ जाएगा। इफ इन अ सोल्यूशन N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, मतलब कि सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1, और उसके मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करें X1 से। ऐसे ही N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और उसका मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया X2। तो फिर अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज हम पहले निकालते हैं सोलवेंट का, जिसको हम कहेंगे X1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मतलब X1 है तो ऊपर N1 है, बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। सेकंड ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 निकालेंगे तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स इसी के आ जाएंगे। X2 है तो नंबर ऑफ मोल्स भी N2, बटे में तो टोटल N1 प्लस N2 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। मतलब कि X1 प्लस X2 जो है वो हमेशा एक के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले और बनते हैं। अगर हमें X2 पता है तो हम X1 निकाल सकते हैं, 1 माइनस X2 करके X1 निकाल सकते हैं। और अगर हमें X1 पता है तो हम X2 निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, ये न्यूमेरिकल में जरूर याद होंगे। मतलब अगर एक का पता लग गया है तो दूसरे का कैलकुलेट करने की बजाय हम ये 1 माइनस X2 या 1 माइनस X1 करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो 20% का क्या मतलब हो गया? 20% बाई मास का मतलब 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हिंट है हमारे पास, 20% का मतलब ये है, ठीक है। सोल्यूशन का तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसलिए हमने 100 नहीं यूज किया, सीधा 80 ग्राम ऑफ वाटर ही ले लिया डायरेक्ट। तो अब हम मोलर मास निकाल लेते हैं दोनों का। पहला निकाला हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का, वो आया 62 ग्राम, और वाटर का हमें पता है 18 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे अब हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल लिया हमने 0.30, मतलब इसका वेट डिवाइड बाय मोलर मास W/m कर लिया हमने। हमें पहले ही पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लिए। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल X C2H6O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो आ गया 0.068। तो अभी मैंने बताया था कि एक का निकल जाए तो दूसरे का निकालने की बजाय हम 1 माइनस करके निकाल लेंगे। 1 माइनस 0.068, ये दूसरा आंसर भी आ गया। तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास। तो बहुत आसान है, सिर्फ हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपने आप अपनी कॉपी पे पेन के साथ लिख कर आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। सिर्फ इसमें देख लिया तो आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से, और कहीं ना कहीं जब खुद करने लगोगे प्रैक्टिकली टेस्ट में, पेपर में, तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे। इसलिए इसकी पहले प्रैक्टिस खुद पेन पेंसिल से या पेन कॉपी लेकर के जरूर कर लेनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हैं, ये आपने अपने आप करने हैं, ठीक है। खुद जरूर करेंगे इनको, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, या आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ये क्वेश्चन ही, वही हैं सारे, तो अपने आप जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन।
It is defined as the mass of the solute present in 1 million parts by mass of the solution। मतलब कि जब हमारे पास जो सोल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में होता है तो अब हम उसको 100 ग्राम या 1000 ml की बजाय हम किस में देखते हैं, इन 1 मिलियन पार्ट्स में देखते हैं भाई। 1 मिलियन मीन 10 लाख पार्ट्स में उसका कितना पार्ट्स है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से कर लेते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की बजाय। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये फॉर्मूला यूज होगा तो आपने इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। इसके बारे में एक दो और बातें हैं। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है सोल्यूट, देन इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। फिर हम पीपीएम का यूज करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अ लीटर ऑफ सी वाटर, मतलब 1 लीटर जिसका वेट होता है 1030 ग्राम, कंटेन्स अबाउट 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। तो इसको हम स्मॉल में लिखने के लिए क्या कह सकते हैं, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर जो है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब कि पीपीएम का यूज करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कहीं पे न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अभी इसका हम न्यूमेरिकल भी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। और लास्ट में हम देखते हैं एक और डेफिनेशन है, नॉर्मेलिटी। तो ये वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी दी हुई है आपको प्रदीप की बुक में, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर नई टर्म आ गई, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बजाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। फॉर्मूला क्या बन गया, नॉर्मेलिटी n is equal to number of gram equivalent of the solute divided by volume of the solution। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम ही है, नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। सिर्फ मोलर मास की बजाय क्या टर्म आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, इसीलिए इसका नाम बन गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो W बाई इक्विवेलेंट मास इसका शॉर्ट में फॉर्मूला बन गया। इसको अगर हम यूज करते हैं तो इफ W ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू W बाई इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाई V। अब ये इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का मेथड्स जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं। अभी इस वीडियो को में हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इन फ्यूचर कोई इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, उसका मैं लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे ही दे दूंगा, तो फिर आप वहाँ से इसको समझ पाएंगे। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है फिर हम और कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ट्राई कीजिए कि आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।